हेलो गाइस, स्वागत है आपका XD एक्सप्लेन चैनल में। आज की कहानी एक ऐसे बंदे की है जो कि पहाड़ों पे तो गया था अपने आप को ताकतवर करने के लिए, पर जैसे ही वो ब्रेक थ्रू करता है पीछे से उसकी फैमिली पे कोई हमला कर देता है और वो उनको थ्रेट कर रहा होता है। अपनी बीवी और अपने घर वालों को बचाने के लिए वो वापस आता है और उनसे लड़ाई करता है और उन्हें हरा भी देता है। आगे जाकर वो कैसे अपनी बीवी का दिल जीतता है और वो कैसे इस दुनिया में अपना नाम करता है, क्योंकि वो 10 साल के बाद अपने घर पे वापस आया है, वो हम जानेंगे इस सीरीज के अंदर। सीरीज की स्टार्टिंग में हम लोग एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम ली हाई होता है। वो बोलता है कि मैं जाओ फैमिली की तरफ से आया हूँ, और हम लोग देखते हैं कि ये मिंग फैमिली का विला होता है जहाँ पर एक बंदे की लाश रखी होती है और उसके पास थोड़े बहुत गुंडे होते हैं, और जिस फैमिली की वो लाश होती है उसके लोग भी वहाँ पर खड़े होते हैं। तभी जो वो गुंडा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे वो इनविटेशन लेटर चाहिए जो वैंग ग्रुप से तुम्हें मिला है और आज के दिन तुम्हें वहाँ पर जाना है। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो ये बूढ़ा इंसान है मिंग फैमिली का, उसकी लाश को मैं बंद नहीं होने दूंगा। ये बात सुनने के बाद एक लड़की बोलती है कि तुम जाओ फैमिली से हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडफादर की मेमोरियल में आने की। मेरे ग्रैंडफादर की बॉडी अभी ठंडी भी नहीं हुई है और तुम हमारे डोर पे आ गए हो हमसे पंगा लेने के लिए। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है इसका नाम मिंग हाओ होता है और ये हमारी हीरो की गर्लफ्रेंड होने वाली है। तभी उसकी मदर होती है जिसका नाम लिंग मीक्यू होता है। वो बोलती है कि मेरे पिताजी भी मरे हैं और तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम जैसी लड़कियों को परेशान कर सकते हो? सच में तुम तो बहुत ज़्यादा घटिया इंसान हो। तभी ये बात सुनने के बाद वहाँ पर जो और लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ली हाय, तुम सिर्फ एक कुत्ते हो जाओ फैमिली के, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी ज़्यादा एरोगेंट होने की? दूसरा बंदा बोलता है कि जाओ ग्रुप हमारा बिगेस्ट अपोनेंट था मिंग फैमिली का, बट हमें लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। और बाकी सभी लोग बोलते हैं कि हमने सोचा नहीं था कि कैसे हमारा ओल्ड मैन मर जाएगा तो इनमें इतनी हिम्मत आ जाएगी कि हमसे पंगा लेने के लिए आ जाएंगे। साथ में ये वो इनविटेशन लेटर भी चाहते हैं जो कि हमें मिला है, जिससे हमें तरक्की मिलने वाली थी। अगर यहाँ पर ओल्ड मास्टर मिंग होते तो जाओ फैमिली के अंदर इतनी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि वो हमसे ये फाइट लेने के लिए आते। तभी वो ली हाओ का बच्चा होता है, वो बोलता है कि वो ओल्ड मास्टर मिंग मर चुका है और तुम्हारी मिंग फैमिली अब किसी भी काम की नहीं है। आज तुम्हारी मिंग फैमिली ख़त्म होने वाली है और हमें कोई भी डिस्टर्ब ना करे, इसलिए पहले ही मैंने बाहर की तरफ बहुत सारे अपने गुंडे लोग को रोक रखा है जो कि किसी भी बंदे को ना आने देंगे ना कहीं बाहर जाने देंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक मिस्टर्स बंदा आ रहा होता है और यही हमारा मेन हीरो होता है। हमारे मेन हीरो को देखने के बाद एक बंदा बोलता है आखिर तुम कौन हो? ए भिखारी, तू कहाँ को जा रहा है? तुझे पता नहीं है कि ये प्राइवेट प्लेस है, अगर तुम अंदर गए तो मैं तुम्हारा एक हाथ काट दूंगा, इससे अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। हमारा मेन हीरो चुप होता है। तभी वो उसी बंदे का हाथ पकड़ लेता है एंड फिर सीन कट होता है और हम ली हाओ को देखते हैं जो बोलता है कि मिस मिंग, अच्छा होगा कि तुम मुझे वो इनविटेशन लेटर दे दो। अगर तुम ऐसा जल्दी दे देते हो तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तुम अपने ग्रैंडफादर की जो मेमोरियल है उसको अच्छे से बना सकते हो, वरना मेरे पास खुद के कुछ तरीके भी हैं इन सब चीज़ों को पाने के। और वो बहुत ज़्यादा ठरकी हो रहा होता है। तभी ये बात सुनने के बाद हमारी हीरोइन बोलती है कि कबाड़ी इंसान दूर हो जाओ, तुम बहुत ज़्यादा नीच आदमी हो, ठरकी कहीं के। तभी उस गुंडे का बंदा उड़ता हुआ आता है और उसी के साथ टकरा जाता है और हम लोग देखते हैं कि ली हाओ दूर जाके गिरता है और दोनों ज़मीन पे गिरे होते हैं। तभी ली हाओ बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत होगी जो मुझसे पंगा लेने की सोच रहा है। तभी हमारा मेन हीरो स्माइल करता है एंड वो अंदर तरफ आता है और हमारा मेन हीरो दिखाया जाता है एंड वो बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी, क्या यहाँ पर ओल्ड मास्टर मिंग मिलेंगे? और ये उसी बंदे के बारे में बात कर रहा जो अभी फिलहाल में मरा हुआ है। तभी ली हाओ चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम कौन हो और मेरे जो 20 बॉडीगार्ड बाहर थे वो कहाँ चले गए जो तुम्हें आने दे रहे हैं? तभी हम लोग देखते हैं कि हमारा मेन हीरो बड़ी स्टाइल के साथ बोलता है कि क्या तुम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हो जिनको मैं बाहर अधमरे की तरह छोड़ के आया हूँ? और हम लोग देखते सच में उसने 20 बंदों को बड़े कुत्ते की तरह मार रखा होता है और वे सभी लोग जमीन पे गिरे होते हैं। तभी ली हाओ चिल्लाते हुए बोलता है कि चूजे, तेरे में इतनी हिम्मत आ गई जो मुझसे पंगा लेने के लिए आ रहा है? लगता है तू लड़ाई चाहता है। अगर तू लड़ाई चाहता है ठीक है, मैं ली हाई आज तुम्हें एक लेसन सिखाऊंगा। और वो उसमें हमला करने के लिए बढ़ता है। तभी जो हमारा मेन हीरो होता है वो उसे एक चार्ट रखता है और एक चार्टे में भाई वो इतने दूर जा गिरता है कि सेटिस्फेक्शन मिल जाता है एंड हमारा मेन हीरो बड़े स्वैग के साथ बोलता है फक ऑफ। फिर उसके बाद जो लड़की होती है वो बोलती है आखिर तुम कौन हो? तभी
जो हमारा मेन हीरो होता है वो बूढ़े मिंग के पास जाता है जो मर चुका है, एंड वो बोलता है कि ग्रैंडपा मिंग माफ़ करना मैं लेट हो गया। एंड फिर वो उस ग्रैंडपा को देखता है, यानी कि उस बूढ़े इंसान मिंग को देखता है। उसे देखने के बाद हमारा मेन हीरो मन में बोलता है कि ग्रैंडपा मिंग आप तो पॉइजन हुए हो। फिर वो अपनी उंगली का इस्तेमाल करता है एंड वो देखने लग जाता है कि उसकी बॉडी में से कहाँ से उसे पॉइजन फील हो रहा है। एंड वो अपने मन में बोलता है कि अभी भी चांस है, अभी भी होप है। तभी जो लड़कियाँ होती हैं मिंग फैमिली की वो बोलते हैं कि रुक जाओ, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो, बॉडीगार्ड्स आखिर कहाँ हो। तभी हम लोग देखते हैं कि मेन हीरो अपने पास एक नीडल सी निकालता है और वो बूढ़े इंसान मिंग के हेड पे लगाता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि पॉइजन बाहर निकलने लग जाता है। ये देखने के बाद जो वहाँ पर डॉक्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो 7 स्टार लाइफ एक्सटेंडिंग नीडल है, ये तो कमाल हो गया। तभी हम लोग देखते हैं कि ओल्ड मैन खांसने लग जाता है। ये देखने के बाद हमारी मेन हीरोइन मिंग हाओ भी हैरान होती है एंड वो बोलते ग्रैंडपा आप जिंदा हो। तभी जो गुंडे लोग वहाँ पर आए हुए थे एंड वो सभी लोग डरने लग जाते हैं एंड वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये बूढ़ा तो अभी जिंदा है, ये सिर्फ मरने की एक्टिंग कर रहा था, हमें कोई बचाओ, भागो यहाँ से। एंड वो सभी लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि जो डॉक्टर होता है वो पल्स को चेक करता है ओल्ड मिंग की एंड वो बोलता है कि ऐसा फील हो रहा है कि आप 20 साल छोटे हो चुके हो, ये तो कमाल है। तभी ओल्ड मिंग बोलता है कि डॉक्टर क्या आपने मुझे बचाया है। तभी जो डॉक्टर होता है वो बोलता है कि नहीं, ये मैंने नहीं करा है, मेरी इतनी काबिलियत ही नहीं है कि मैं आपको ठीक कर सकूं। जो ये आप यंग मैन देख रहे हो इसी ने आपकी मदद करी है, इसने अपनी स्टार लाइफ एक्सटेंडिंग नीडल का इस्तेमाल करा है जो कि मैंने लाइफ लाइन में आज तक देखी नहीं थी। तभी हमारा मेन हीरो बोलता है कि ग्रैंडपा मिंग मैं माउंटेन से नीचे सिर्फ आपको मिलने के लिए आया था, क्या आप मुझे जानते हो। तभी हमारे मेन हीरो को देखने के बाद ओल्ड मिंग बोलता है कि जाओ चैन ये तुम हो ना जाओ चैन। जाओ चैन बोलता है कि हाँ ग्रैंडपा मिंग मैं वही हूँ और मैं स्पेशली आपसे मिलने के लिए आया था। और ऐसे हमें पता चलता है कि हमारे मेन हीरो का नाम जाओ चिंग है। फिर हमें 3 दिन पहले दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हीरो जाओ चिन अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है, उसका मास्टर के साथ में बैठा होता है। तभी ब्रेक थ्रू करता है जाओ चिन एंड वो अपनी आंखें खोलते हुए बोलता है कि फाइनली मैं फाउंडेशन स्टेज में पहुंच चुका हूं और मैंने ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। तभी ये बात सुनने के बाद जो उसका मास्टर होता है वो बोलता है कि फाइनली अब तुम फाउंडेशन स्टेज में पहुंच चुके हो, अब मेरे पास कुछ भी सिखाने के लिए नहीं है, अब तुम आगे रियलम के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो और अपना रिवेंज भी ले सकते हो सू फैमिली के साथ जो कि नॉर्थन स्काई में रहती है। तभी ये बात सुनने के बाद जाओ चैन बोलता है कि फाइनली अब मैं इस माउंटेन को लीव कर सकता हूँ और जू फैमिली से अपना बदला भी ले सकता हूँ, बट मुझे एक चीज़ और करनी है रिवेंज लेने से पहले, क्योंकि मुझे एक पर्सनल फेवर किसी को रिपे करना है। तभी ये बात सुनने के बाद उसका मास्टर बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मिंग हाओ के बारे में बात कर रहे हो, मिंग फैमिली ने तुम्हारा साथ जब दिया था, जब सू फैमिली ने तुम्हें निकाल दिया था, अब तुम्हें उसका फेवर जरूर देना चाहिए। फिर उसके बाद जो जाओ चैन होता है वो मिंग फैमिली की तरफ निकल जाता है एंड वो बोलता है कि जितनी भी काइंडनेस मिंग फैमिली ने मुझे दी है मुझे वो सब कुछ लौटानी पड़ेगी और जो भी मुझे चाहिए वो मैं पा के रहता हूँ। ओल्ड मैन मिंग बोलता है कि 10 साल हो चुके हैं और देखो तुम कितने ज़्यादा चेंज हो चुके हो और अब तुम एक हैंडसम यंग मैन बन चुके हो। फिर वो बोलता है कि जब मैंने तुम्हें पाला तो किसी तांत्रिक ने मुझे बताया था कि तुम हमारे लिए फॉर्चून लाओगे और देखो आज तुम मेरी फैमिली को बचाने के लिए आ गए, तुम्हें तो एक मास्टर लेकर चला गया था। फिर जो जाओ चिन होता है वो बोलता है कि हाँ वो मुझे ले गए थे और उन्होंने मुझे माउंटेन पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिखाई, सच में वो एक एक्सपर्ट थे। फिर ओल्ड मिंग बोलता है कि जब तुम मास्टर के द्वारा लेके जा रहे थे तो मैंने तुमसे एक वादा लिया था कि जब तुम 10 साल बाद वापस आओगे तो तुम्हें मेरी ग्रैंड डॉटर के साथ शादी करनी पड़ेगी। ये बात सुनने के बाद मिंग हाओ की जो मदर होती है वो गुस्से में हो जाती है एंड वो बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा पुरानी बात है, अब हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आपकी पोती बहुत ज़्यादा ही मदद कर रही है फैमिली बिजनेस को संभालने में, उस जैसे के लिए ऐसा बंदा बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये तो अभी अभी आया हुआ है और आप इसको हमारा दामाद बनाना चाहते हो, इस जैसा जो कंट्री से बाहर हुआ है, सच में क्या वो वर्थी है हमारी ग्रैंड डॉटर के लिए। तभी ये बात सुनने के बाद जाओ चैन भी बोलता है कि हाँ ग्रैंडपा मिंग आपको ज़रूर उसकी अरेंज मैरिज करवानी चाहिए। तभी ये बात सुनने के बाद जो
बूढ़ा मिंग होता है, ओल्ड मिंग होता है, वो गुस्से में हो जाता है एंड वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम इसके बारे में जानते हो या नहीं, असल में मैं सिर्फ अपनी ग्रैंड डॉटर की शादी से करवाने वाला हूँ, अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम है तो तुम चुप रह सकती हो। तभी ये बात सुनने के बाद उसकी जो बहू होती है वो चुप हो जाती है। फिर जो ओल्ड मैन होता है वो बताता है कि जो उसके मास्टर वो इतना ग्रेट है कि मैं क्या ही बताऊँ। एंड फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जाओ चैन, अपना वादा मत भूलो, तुमने वादा करा था कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर के साथ शादी करोगे, क्या तुम्हें मेरी ग्रैंड डॉटर बिल्कुल पसंद नहीं है। जाओ चैन बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी जो ओल्ड मैन मिंग होता है वो बोलता है कि मेरी पोते को यहाँ पर बुलाओ, काफ़ी साल हो चुका है इन दोनों को आपस में मिले हुए, जरूरी इन दोनों को मिलना चाहिए, वैसे भी आज बहुत ज़्यादा पंगा हो रहा था और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ जाओ चिन, जब तुम मेरी ग्रैंड डॉटर को देख लोगे तो तुम शादी के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करोगे क्योंकि वो इतनी सुंदर है। तभी हम लोग देखते हैं कि मिंग हाओ वहाँ पर आ जाती है। मिंग हाओ वहाँ पर आते हुए बोलती है ग्रैंड पा ने मुझे बुलाया था। तभी जो ग्रैंड पा होता है वो मिंग हाओ को पकड़ता हुआ जाओ चैन के सामने लाता है। जाओ चैन उसे देखने के बाद अपने मन में बोलता है कि मैं नोटिस नहीं करा था पर ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। फिर जो ग्रैंड पा होता है वो बोलता है कि ये देखो ये है मेरी ग्रैंड डॉटर, है ना बहुत ज़्यादा सुंदर। तभी वो अपनी ग्रैंड डॉटर वहाँ पर बिठाता है। तभी ये सब कुछ देखने के बाद मिंग हाओ बोलती है कि ग्रैंडपा आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया था। तभी ग्रैंडपा मिंग बोलता है कि हाओ मैं तुम्हारी अरेंज मैरिज करवाने वाला हूँ इस यंग बंदे के साथ, तुम दोनों बचपन में तो मिले हो, आज तुम्हारी मैरिज होने वाली है और हम मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो तुम इससे बात कर सकते हो, आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। तभी ये बात सुनने के बाद मिंग हाओ थोड़ी हैरान होती है और वो बोलती है कि क्या हमारी शादी बचपन में तय हो गई थी और ये सू चैन है। फिर वो सू चैन को देखती है एंड फिर वो बोलती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हो, बचपन में तुम तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लगते थे बट देखो आज तुम ज़्यादा चेंज हो चुके हो और तुमने मेरे ग्रैंड फादर को बचाया है। एंड फिर वो अपने मन में सोचती है कि इस अकेले बंदे ने 12 लोगों को एक साथ मार दिया था। तभी जो जाओ चैन होता है वो बोलते हैं कि हाँ वो छोटी मोटी ट्रिक थी, ऐसे काम तो मैं कर लेता हूँ। ये बात सुनने के बाद एकदम मिंग हाओ खड़ी होती है और वो जाने लग जाती है। ये देखने के बाद ग्रैंडपा बोलता है कि मिंग हाओ क्या हुआ, तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो, क्या हुआ। तभी जो मिंग हाओ होते हैं वो बोलते हैं कि मिंग हाओ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं। वो बोलते हैं कि हमें अभी मैरिज स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि ग्रैंडपा आपने अभी तो कहा कि मुझे इसके साथ शादी करनी है, तो आप इतना सरप्राइज़ क्यों हो रहे हो, मैं तैयार हूँ इसे शादी करने के लिए। ये सुनने के बाद ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा खुश होता है एंड वो बोलता है कि मेरी सारी विशेष तुम दोनों के लिए है और बस तुम मुझे अच्छे से एक ग्रैंड डॉटर दे दो और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और जो जाओ चैन होता है वो अपने मन में बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं माउंटेन से एक दिन के लिए नीचे उतरूंगा और देखो आज मैं उस बंदे की ग्रैंड डॉटर के साथ शादी कर रहा हूँ जिसका मुझे रीपे करना था, बट ये काफ़ी अच्छा है और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। एंड यहाँ पर जाओ चैन खुश होता है। तभी मैंग हाओ की जो मदर होती है वो मैंग हाओ को साइड में लेके जाती है एंड वो बोलती है कि हाओ ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम सच में इसके साथ शादी करने वाले हो, तुम भूल गई हो कि तुम इस ड्रीम ग्रुप की प्रेसिडेंट हो। एंड फिर वो चलाते हुए बोल दिया कि ये सू चैन है कौन और ये कहाँ से आया है, ये कंट्री से बाहर आया हुआ है बंदा कैसे तुम्हारा पति बन सकता है। तभी ये बात सुनने के बाद मिंग हाओ बोलती है कि मैं सब बातों को जानती हूँ, फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं इससे शादी करूँ। फिर वो उसकी तरफ देखती है एंड वो बोलती है कि ग्रैंडपा अभी भी बहुत ज़्यादा बीमार है और उनके साथ कुछ भी कभी भी हो सकता है, इसलिए हम चाहते हैं कि जो जाओ चैन उसके साथ रहे, क्योंकि अगर मैं इसे शादी कर लूँगी तो यहाँ पर वो रहेगा और साथ में मेरे ग्रैंडपा का भी ध्यान रखेगा और मुझे भरोसा है कि एक दिन वो उसे ठीक भी कर देगा। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ग्रैंडपा और जाओ चैन की काफ़ी ज़्यादा मिल रही होती है। ग्रैंडपा जाओ चैन को बोलता है कि तुम दोनों वेडिंग फोटो में कितना ज़्यादा अच्छे लगोगे, सच में तुम्हारी जोड़ी तो हेवंस ने बनाई है। ये बात सुनने के बाद जो आंटी होती है वो बोलती है कि तुमने अपना माइंड बना लिया है, अब मैं कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकती, वैसे भी अब तुम वो छोटी लड़की तो नहीं रही हो जिसको मैं हमेशा कंट्रोल कर सकूं, बट ये कंट्री का बाहर का बंदा कभी मेरा सनी लियोन नहीं बन सकता, आज नहीं तो कल मैं इसको मिंग फैमिली से बाहर निकाल दूंगी। ग्रैंडपा बोलता है कि बाय द वे सू चैन क्यों ना तुम हमारी कंपनी में ज्वाइन हो जाओ, घर पे तुम बैठे क्या ही करोगे। तभी ये बात सुनने के बाद सू चैन बोलता है कि क्या कंपनी को ज्वाइन कर लूँ। तभी ग्रैंडपा बोलता है कि हाँ स्टार्टिंग में तुम्हें एक एम्प्लॉय की तरह काम करना पड़ेगा, बट धीरे धीरे तुम्हारी जो जॉब है वो बढ़ती रहेगी, साथ में जो तुम्हें सैलरी मिलेगी वो 300,000 होंगे, वो भी साल के। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। ये सब कुछ सुनने के बाद सू चैन बोलता है कि ग्रैंडपा आप तो सच में कमाल के हो, आपने तो मुझे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल कर दिया है। फिर वो बोलता है कि हाँ मैं तैयार हूँ इस बात के लिए और ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है। एंड वो अपने मन में बोलता है कि ग्रैंडपा भी बिल्कुल भी ठीक नहीं हुए हैं और साथ में मुझे पता भी लगाना है कि किसने इनको पॉइजन दिया है। अगर मेरे पास थोड़े बहुत पैसे होंगे तो मैं इनका इलाज तो कर पाऊंगा, साथ में मेरे पास इनके सन इन लो का टाइटल होगा जिसके कारण मैं आसानी से इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ कि किसने इन्हें पॉइजन दिया है और उस बंदे को ढूंढ भी सकता हूँ। फिर वो अपने ऑफिस में बैठा
बैठा होता है और ये दूसरा दिन होता है। सूचैन बोलता है कि आज दूसरा दिन है और मैं माउंटेन से नीचे उतरा हुआ हूँ और आज के दिन मैं काम कर रहा हूँ। एंड वो मन में बोलता है कि आखिर किसी ने ग्रैंडपा मिंग को पॉइजन दिया होगा। ग्रैंडपा मिंग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे और वो अब तक ठीक भी नहीं हुए हैं। मुझे टॉप ग्रेड की हर्ब्स चाहिए होंगे, क्यों ना मैं डॉक्टर ली के पास जाऊँ ताकि वहाँ से कुछ मैं हर्ब्स ले पाऊँ। तभी हम लोग देखते हैं कि आंटी वहाँ पर आ जाती है एंड वो बोलती है कि सूचैन, मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे इंसान और जल्दी तुम मिंग फैमिली को खुद से छोड़ चले जाओगे, पर तुमने ऐसा नहीं करा। फिर वो एक चेक उसके सामने रखती है एंड आंटी बोलती है कि ये 5 मिलियन का चेक है, ये तुम पैसे रख सकते हो और तुम इस फैमिली को छोड़ चले जाना क्योंकि तुमने हमारे फादर की मदद करी है, इसलिए मैं तुम्हें ये पैसे दे रही हूँ। जाओ चैन बोलता है कि 5 मिलियन ये तो बहुत ज़्यादा ही है, सच में आपने तो मुझे बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड कर लिया है। तभी ये बात सुनने के बाद जो आंटी होती है वो बोलती है कि मुझे आंटी मत बोलो, अपनी आंखों को खोलो, तुम इतने क्वालिफाई नहीं हो कि तुम मुझे आंटी कह सको। एंड वो अपने मन में बोलती है कि ये कंट्री से बाहर आया हुआ बंदा है, इसके लिए 5 मिलियन बहुत ज़्यादा ही है, ये ज़रूर इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा और हमारी मिंग फैमिली को छोड़ देगा। तभी हम लोग देखते हैं कि जो सूचैन होता है वो उसका उल्टा करता है एंड वो चेक को फाड़ देता है। ये देखने के बाद आंटी भी हैरान होती है एंड वो बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो। तभी सूचैन उन चेक के टुकड़ों को भगाता हुआ बोलता है कि 5 मिलियन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे भी मिंग फैमिली इतनी ज़्यादा अमीर है कि 5 मिलियन उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये बात सुनने के बाद आंटी अपने मन में बोलती है कि कंट्री से बाहर से आया है, फिर भी इसे इतनी नॉलेज तो है कि 5 मिलियन हमारी मिंग फैमिली से बहुत ज़्यादा ही कम है और ये यहाँ पर और भी लूटने के लिए हमें आया है। एंड वो अपने मन में बोलता है कि मुझे कुछ भी ना करके इसको इस फैमिली से बाहर निकालना ही पड़ेगा। तभी वो अपनी सेक्रेटरी को बुलाती है एंड वो बोलती है कि अगर तुम इतने डिटरमेंट हो कि तुम यहाँ पर रहने वाले हो तो तुम्हें मिंग फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट तो करना ही पड़ेगा और तुम्हें इस बात से एग्री भी करना पड़ेगा। सेक्रेटरी लू जल्दी से आओ। फिर हम लोग देखते हैं कि सेक्रेटरी लू वहाँ पर आती है। सेक्रेटरी लू बोलते हैं कि मैडम वो डॉक्यूमेंट्स जो आपने मुझे मंगवाए थे एंड वे सारे डॉक्यूमेंट वो आंटी को देते हैं। आंटी उनसे पढ़ने के बाद बोलती है कि ये हमारी 10 साइड ट्रेडिंग कंपनी के पेपर्स हैं और हमें फाइनल पेमेंट लेनी है वो कि जो कि 10 मिलियन की है, जो कि हमें एक ऐसे बंदे से लेनी है जो बिल्कुल पैसे देके खुश नहीं है। साथ में जो तुम्हारी वाइफ है यानी कि मिंग हाओ है वो अभी बहुत ज़्यादा बिजी है और उसको ये पैसे कलेक्ट करने थे। अच्छा होगा कि तुम उसके बिहाफ में चले जाओ, वैसे भी तुम उसके असिस्टेंट हो और तुम्हारा फ़र्ज़ भी बनता है कि उसके काम को थोड़ा कम करा जाए और तुम्हें जल्द से जल्द इन पैसों को निकलवाना पड़ेगा वरना तुम इस मिशन में फ़ेल हो जाओगे। ये बात सुनने के बाद जो सेक्रेटरी लू होती है वो अपने मन में बोलती है कि ये अभी अभी आए हैं और जो हमारी मैडम है उन्होंने इतना मुश्किल काम दे दिया है। टेंसेंट ट्रेडिंग कंपनी ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक कंपनी है। यहाँ पर लास्ट टाइम पर हमारा एक टीम लीडर पैसे लेने के लिए गया था और वो आज तक हॉस्पिटल में है क्योंकि वो लोग पैसे देने के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं है, बल्कि जो भी वहाँ पर उनसे पैसे लेने के लिए जाता है वो उनकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत कर देते हैं। तभी ये सारी बातें सुनने के बाद सूचैन बोलता है कि मैं आपकी सारी कंडीशन मानने के लिए तैयार हूँ, बट मेरी भी कंडीशन होगी, अगर मैंने सारे फाइनल पेमेंट ले ली तो आपको मेरे सामने हमेशा रिस्पेक्ट के साथ बात करनी पड़ेगी और आपको मुझसे वो भी करना पड़ेगा जब भी आप मुझे देखोगे। क्या आप इस बात के लिए तैयार हो। तभी ये बात सुनने के बाद गुस्सा आता है एंड वो बोलती है कि ठीक है, मैं इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारी कंडीशन भी एक्सेप्ट करती हूँ। एंड वो गुस्से के साथ वहाँ से जाने लग जाती है और उन्हें जाता हुआ सूचैन भी देख रहा होता है। तभी वो सेक्रेटरी को रोकता है। सेक्रेटरी बोलती है कि क्या आप मुझे रोक रहे हो, आखिर आप मुझे क्यों बोल रहे हो। तभी जो हमारा सूचैन होता है वो बोलता है कि मैंने तुम्हें देखा और मुझे ऐसा फील होता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन हो रहा है कुछ दिनों से और तुम्हें बहुत ज़्यादा इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स भी आ रहे हैं। ये बात सुनने के बाद वो लड़की हैरान होती है एंड वो बोलते हैं आखिर आपको कैसे पता है। वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। तभी सूचैन बोलता है कि मेरे पास एक मसाज टेक्निक है, तुम उसको क्यों नहीं ट्राई करते। अगर तुम उसको ट्राई करते हो तो तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करोगे, बट इसके लिए तुम्हें 8,000 रुपये देने पड़ेंगे। ये बात सुनने के बाद सेक्रेटरी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, वो वहाँ से भागने लग जाती है। तभी सूचैन बोलता है कि शायद तुम मुझे कुछ मिसअंडरस्टूड कर रहे हो, अगर तुम मसाज नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ जिनको तुम सुबह शाम लोगे तो तुम्हें आराम लग जाएगा और 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें आराम लगेगा। बट हम लोग देखते हैं कि सेक्रेटरी वहाँ से डर के भाग जाती है। तभी जो सूचैन होता है वो बोलता है कि मुझे अपनी मेडिसिन की प्रैक्टिस करनी थी और मैं तुम्हारी हेल्प भी करना चाहता, बट तुमने देखो डर के भाग गई। तभी ये सब कुछ देखने के बाद मिंग हाओ बोलती है कि आखिरी सेक्रेटरी यहाँ से क्यों भाग रही है और उसका फेस रेड क्यों है। तभी वो अपना कार्ड भगाते हुए सूचैन को देती है एंड वो बोलते हैं सूचैन ये तुम्हें मैं कुछ पैसे दे रही हूँ क्योंकि आज हमें एक फैमिली बैंकेट में जाना है, इसके लिए तुम अपने अच्छे से कपड़े ले लेना और जितने पैसे बचे वो सब तुम रख लेना। सूचैन उस कार्ड को एक्सेप्ट कर लेता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि मुझे मेडिसिन लेने के लिए कुछ पैसे की जरूरत थी और देखो मेरे सामने पैसे कुछ चल के आ गए, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। फिर उसके बाद हम लोग डॉक्टर ली का क्लिनिक देखते हैं जहाँ पर सूचैन आया होता है
जैसे वो अंदर जाता है वहाँ पर तोड़ फोड़ हो रही होती है और हम लोग देखते हैं कि ये सब कुछ देखने के बाद सू चैन भी हैरान होता है और एक बड़ा सा आदमी डॉक्टर ली को पकड़ा होता है। वो बड़ा सा आदमी बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम मेरे फादर को ठीक कर दोगे पर तुम ठीक नहीं कर पाए, और जो कि दूसरा बंदा था ओल्ड मैन मिंग जो कि मरने की हालत में था और तुम कहते हो उनको कोई भी नहीं बचा सकता और तुमने उसे ठीक कर दिया, क्या तुम मुझे लूटना चाहते हो। ये बात सुनने के बाद डॉक्टर ली बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, और उसकी ग्रैंड मदर भी बोल रही होती है मेरे ग्रैंड फादर को छोड़ दो। फिर वो बड़ा सा आदमी बोलता है कि मेरे फादर ने कोई भी कंडीशन सुधार नहीं आया है और तुम यहाँ पर आधे महीने से उसे रखे हुए हो और तुम अपने आप को मेडिकल डॉक्टर कहते हो, तुम कुछ भी नहीं, तुम एक फ्रॉडी हो। तभी वो उसे हवा में उठाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी ट्रस्ट नहीं करने वाला हूँ, मैं अपने फादर को एक सेंट्रल हॉस्पिटल में लेके जाने वाला हूँ, और उसे मारने के लिए पीटता है। तभी हम लोग देखते हैं कि सू चैन बीच में आता है एंड वो बोलता है कि रुक जाओ। डॉक्टर हमेशा कोशिश करता है कि वो अपने पेशेंट को बचा पाए, बट कुछ कंडीशंस होती है जिनको इंसानों को भी मारना पड़ता है। डॉक्टर के हाथ में सब कुछ नहीं होता है, बट तुम आज बहुत ज़्यादा लकी हो कि तुम मुझसे इनकाउंटर कर रहे हो। तभी ये बात सुनने के बाद वो इंसान बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। तभी डॉक्टर ली बोलता है कि ये वही मिरेकल डॉक्टर है जिन्होंने ओल्ड मैन मिंग को बचाया था उनकी फ्यूनरल के अंदर, और कोई तुम्हारे फादर को बचा सकता है तो ये वही बंदा है। तभी ये बात सुनने के बाद सू चैन बोलता है कि आप मेरी कुछ ज़्यादा तारीफ कर रहे हो डॉक्टर ली। तभी वो बंदा बोलता है कि आखिर तुम कितने साल के हो। तभी हम लोग देते हैं सू चैन उसके फादर के पास पहुंच जाता है। तभी जो वो आदमी होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक दिन देने वाला हूँ, अगर मेरे एक दिन के अंदर मेरे फादर ने कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई तो मैं यहाँ से ले जाऊँगा और जो इतने भी तुम्हारे फ्रॉड हैं उनसे मैं बच जाऊँगा और तुम्हें सज़ा भी दे दूँगा। फिर उसके बाद जो डॉक्टर ली होता है वो बोलता है कि मिस्टर वैंग आपकी फादर की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है और वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है ट्रीट करना, एक दिन काफ़ी नहीं होगा, प्लीज़ हमें थोड़ा टाइम और दे दीजिए। तभी सू चैन बोलता है कि ये इलनेस बहुत ज़्यादा ही इम्पॉसिबल है ठीक करनी, बट मुझे इसको ठीक करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, तुम बहुत ज़्यादा लकी हो क्योंकि मैं आज ही के दिन तुम्हारे फादर को ठीक कर दूंगा। और वो अपनी गोल्डन नीडल को बाहर निकालता है और वो सीधा जाके गोल्डन नीडल को उसके हेड में डाल देता है एंड वो बोलता है कि मुझे एक दिन का टाइम भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना टाइम चाहिए जितने में तुम एक कप चाय पी लेते हो और इतने में मैं तुम्हारे फादर को ठीक कर दूंगा। जैसे नीडल उसके फादर के अंदर डलती है उसकी आंखें खुल जाती है एंड वो खून की उल्टी गिरने लग जाता है। ये देखने के बाद उसका बेटा हैरान होता है एंड वो बोलता है कि डैड आखिर तुमने मेरे फादर के साथ क्या करा कि वो अचानक खड़े हो गए और वो ब्लड की खांसी कर रहे हैं, मुझे तुम पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जल्दी से यहाँ पर कोई आओ। फिर उसके बॉडीगार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं व्हील चेयर के साथ। व्हील चेयर पे लेके जाता हुआ उसका बेटा बोलता है कि तुम बस कल का वेट करो, जैसे ही मैं अपने फादर को एक हॉस्पिटल में पहुँचा लूँगा मैं तुम्हारी फैमिली और तुम दोनों को ख़त्म कर दूँगा। अभी ये बात सुनने के बाद जो सू चैन होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दे रहा हूँ मुझसे माफ़ी मांगने के लिए, अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो कल के दिन तुम मेरे सामने झुक कर आओगे अपने फादर का इलाज ढूंढवाने के लिए, और ये मेरी गारंटी है कि तुम इन 3 दिनों के अंदर मेरे पास आओगे क्योंकि तुम्हारे फादर मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया और ये टेम्प्रेरी पेन। ये बात सुनने के बाद उसका बेटा बोलता है कि अपने सपनों में ऐसा सोचना, और वो गेट बंद करके वहाँ से चला जाता है। फिर वो लोग गाड़ी के अंदर होते हैं और वो उसका बेटा अपने मन में सोचता है कि जो डॉक्टर ली है और उसके साथ जो बंदा था उन्होंने मुझे फूल बनाया और उन्हें फ्रॉड करा, मेरे फादर की इतनी बुरी हालत उन्होंने कर दी है। तभी उसका फादर खांसता है। ये देखने के बाद उसका बेटा बोलता है डैड आप कैसा फील कर रहे हो। तभी उसका फादर बोलता है कि मुझे अब पेन बिल्कुल फील नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा ठीक हो चुका हूँ, आखिर मुझे किसने ठीक करा, क्या डॉक्टर ली ने मुझे इससे बचा लिया है। ये बात सुनने के बाद उसका बेटा थोड़ा घबरा रहा होता है। तभी उसका फादर बोलता है कि सन जिसने भी मुझे बचाया है उसका हमें शुक्रिया करना चाहिए, उसने सच में मेरी जान बचा ली क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। ये सुनने के बाद उसका बेटा और हैरान हो जाता है। फिर वो सब कुछ उसे बता देता है। फिर हम लोग ड्रीम ग्रुप बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सू चैन ने सारी मेडिसिन ले ली होती है और हर्ब्स भी ले ली होती जो उसे जरूरत थी, एंड वो अपने मन में बोलता है कि मैंने बेसिक मेडिकल हर्ब्स ले लिया है जो कि मुझे चाहिए थी और टॉप क्वालिटी की कुछ मेडिसिन भी ले ली हैं। एंड फिर हम लोग देखते हैं कैसे उसने सामान खरीदा था एंड वो मन में बोलता है कि इन सारी स्पिरिचुअल प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए मैं आसानी से बहुत सी चीज़ों का इलाज कर सकता हूँ और मैंने अपने पैसे बिल्कुल वेस्ट नहीं करे। तभी वहाँ पर एक गाड़ी रुकती है और उसके अंदर बैठी होती है मिंग हाओ। वो बोलती है कि सू चैन मैंने कहा था कि तुम अच्छे से कपड़े खरीद लेना, पर तुम अभी भी इन कपड़ों में क्यों घूम रहे हो। तभी ये बात सुनने के बाद सू चैन बोलता है कि मैं भूल गया, एंड फिर वो अपने मन में बोलता है कि मैंने सारे पैसे तो मेडिकल हब्स पे खर्च कर दिए, मेरे पास पैसे ही नहीं बचे हैं, इसको कैसे बताऊँ। तभी मिंग हाओ बोलती है कि जल्द से गाड़ी के अंदर आ जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है। और हम लोग देखते हैं कि ये गाड़ी मिंग हाओ की दोस्त की होती है और मिंग हाओ बताती है कि हमें बंकिट में जाना है। तभी जो आगे लेके लड़की बैठी होती है वो बोलती है कि मैंने सुना कि तुमने रिसेंटली मैरी कर लिया, आखिर तुम्हारा हस्बैंड कौन है।
तभी ये बात सुनने के बाद वो लड़का बोलता है कि क्यों मजाक कर रहे हो, मिंग हाओ बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की है, आखिर वो जल्दी अपने लिए हस्बैंड कैसे ढूंढ सकती है, वैसे भी वो अपने काम में हमेशा बिजी रहती थी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना मिंग हाओ। तभी मिंग हाओ अपने सर को पकड़ते हुए बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी वो बंदा फिर से अपनी बात को कंटिन्यू करता है एंड वो बोलता है कि मिंग हाओ मैंग फैमिली की प्रीशियस डॉटर है, आखिर वो कैसे किसी भी रैंडम साइड की कंट्री के बंदे पे से शादी थोड़ी ना कर सकती है। एंड वो ये सब कुछ सूचन को सुना रहा होता है। सूचन बोला अच्छा ऐसी बात। तब भी मैंग हाओ बोलती है कि ये मेरा हस्बैंड है, इसका नाम सू चैन है और ये हमारे साथ ही रहता है। फिर वो बोलते हैं कि मैं अब थोड़ा देर सोने के लिए जा रही हूँ, तो मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। तभी वो लड़का चिल्लाता है एंड वो बोलता है कि क्या तुम मजाक कर रही हो मिंग हाओ। तभी सूचन बोलता है कि क्या उसने अभी नहीं कहा कि वो आराम करना चाहती, क्यों उसे डिस्टर्ब कर रहे हो। तभी यह सुनने के बाद वो बंदा और भी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है एंड वो बोलता है आखिर तुम कौन होते हो जो मुझे इंटरप्ट कर रहे हो जब मैं बात कर रहा हूँ। तभी सूचन बोलता है कि मेरी वाइफ ने कहा कि वो रेस्ट करना चाहती है, तो इसलिए तुम जैसे लोगों को शांत रहना चाहिए, वैसे भी तुम यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो। ये बात सुनने के बाद उस लड़के को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड वो बोलता है कि कंट्री से बाहर आया हुआ एक बंदा मुझसे ऐसे बकवास कैसे कर रहा है, लगता है उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर वो अपने पास एक नीडल निकालता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि ये कमाल की नीडल है, इसे आइस नीडल कहते हैं। जैसे ही किसी पे भी ये आइस नीडल लगती है वो अपना होश खो देता है, उसके सेंसेस में सब कुछ नहीं रहता और वो बहुत सारी अजीब चीज़ें करने लग जाता है। फिर वो बोलता है कि मैं इसको सूचन को मार दूंगा ताकि वो पॉइजनस हो जाए और वो रिग्रेट करे कि उसने मुझे क्या क्या कहा, और वो सीधा सूचन के ऊपर उसे फेंक देता है। उस नीडल को आता हुआ सू चैन भी देख लेता है एंड वो अपने मन में बोला अच्छा ये ट्रिक इस्तेमाल करने वाला है वो। एंड फिर वो अपने हाथों से उस नीडल को हवा में उछाल देता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि ये आइस फ्रॉम सिल्वर नीडल का इस्तेमाल कर रहा है और ये काफ़ी अच्छी टेक्निक है बिना किसी के नज़रों में आए अपना मंत्रा निकालने के लिए, बट ये मेरे सामने कुछ काम नहीं आएगा। कितना चीपलेस अटैक था ये। और हम लोग देखते हैं कि वो नीडल सीधा जाकर उसी बंदे को लग जाती है एंड सू चैन अपने मन में बोलता है कि तुम्हें अपनी मेडिसिन का खुद टेस्ट लेना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं कि ये सब कुछ शायद मिंग हाओ भी नोटिस कर लेती है एंड वो बोलते हैं आखिर ये क्या हो रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि आगे जो लड़की बैठी होती है वो उस लड़के से दूर होती है एंड वो बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि उस बंदे ने अपनी पैंट के अंदर मुँह दिया होता है। सभी लोग गाड़ी छोड़ के जा रहे होते हैं और मिंग हाओ बोलती है कि जल्दी से जाओ, कार में से निकलो, अपनी पैंट वैंट बदल के आओ और उसके बाद हम बात करेंगे। और ये कहकर वो जाने लग जाती है। ये सब कुछ देखने के बाद वो लड़का बोलता है कि मिंग हाओ ये क्या हो रहा है, सूचन ये तुमने ज़रूर करा होगा। सूचन बोलते क्या मैंने क्या करा। तभी हम लोग देखते हैं कि वो आदमी सीधा सूचन के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है एंड वो बोलता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि सूचन उस गेट को बंद करता है जिसकी वजह से उसके आंख और मुंह से पानी निकलने लग जाता है। सूचन बोलता है तुम बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हो। तभी मिंग हाओ बोलती है कि आखिर तुमने क्या करा, आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है। तभी सूचन बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं करा है, शायद जो ये तुम्हारा मास्टर जैंग है इसकी तबीयत ख़राब है, शायद इसे किडनी डेफिशिएंसी हुई है, इसके कारण ही वो अपने वॉशरूम को रोक नहीं पाया। तभी ये बात सुनने के बाद मिंग हाओ बोलते हैं कि पर आखिर उसने तुम पे अटैक क्यों करा। तभी सूचन बोलता है कि हो सकता है वो मुझे पसंद करता हो, जिस पे हमें क्रश होता है, हम उसके पास जाने की कोशिश करते हैं। ये बात सुनने के बाद मिंग हाओ थोड़ा जी सब मनाती है एंड वो बोलते हैं कि तुम थोड़ा केयरफुल रहना कि तुम उसे ऑफेंड मत करना, क्योंकि ग्रैंडपा के बाद वो यही वो बंदा जो हमें मदद कर सकता है। जैंग ने ही हमें वादा करा था कि वो हमें बैंक का इन्विटेशन देगा, इसलिए हम उसे कोऑपरेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ कोई गड़बड़ मत करना। ये बात सुनने के बाद सूचन बोलता है कि इस बार उसे ऑफेंड मत करना, बट इसके लिए तो अब लेट हो चुका है। और हम लोग देखते हैं कि जैंग के जितने भी साथी होते हैं वो आने लग जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि यंग मास्टर क्या हुआ। तभी हम लोग देखते हैं कि जैंग बोलता है जैंग ग्रुप इस बात को हमेशा याद रखेगा कि तुमने क्या करा है और जो भी तुमने आज करा है वो तुम्हारे ऊपर भी डिपेंड करेगा। और आज जो तुम बैंकेट है जो हम तुम्हें साथ जाने वाले थे उस बात को तुम भूल जाओ, ठीक है। और ये कहीं वो जाने लग जाता है। ये सब कुछ देखकर मिंग हाओ अपने मन में बोलती है कि आखिर ये क्या मैं इसमें अंदर में फंस गई, ये मुझे बैंकेट के लिए मना कर रहा है और मैंने सिर्फ जैंग ग्रुप के साथ कोऑपरेशन इसीलिए करा था ताकि हम उस बैंकेट में जा सके। अब ये सब कुछ इफेक्ट होने वाला है। तभी जो जाओ चैन होता है वो बोलते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा अपसेट की हो, हम वापस चले जाएंगे, तुम मुझ पर विश्वास करो। और उससे पहले मैं तुम्हारे जो 10 मिलियन तेन चाय ट्रेडिंग कंपनी ने उधार लिए रखे उसको निकाल के लाता हूँ। ये बात सुनने के बाद मिंग हाओ थोड़े हैरान होते हैं। वो बोलते कि तेन चाय ट्रेडिंग कंपनी से तुम पैसे लेके आने वाले हो, तुम उसकी चिंता मत करो, वहाँ मत जाना, वहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है। तभी सूचन बोलते तुम मेरी चिंता मत करो, मैं वहाँ पर जाऊँगा और सामान लेके आ जाऊँगा और साथ में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद मिंग हाओ बोलती है कि तुम आखिर किसके साथ वहाँ पर जाने वाले हो। तभी वो बोलता है कि
मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मैं एक बंदे को एक सबक सिखाना चाहता हूँ और जो तुम्हारे 10 मिलियन है उसको मैं आसानी से ले आऊंगा और वैसे मैं तुम्हारे सेक्रेटरी के साथ जा रहा हूँ। तभी ये बात सुनने के बाद मिंग हाउ चलाते हुए बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, प्लीज़ किसी भी ट्रबल में मत जाना। तभी जो सू चैन होता है वो बोलता है तुम ठीक है, चिंता मत करो, मैं किसी भी ट्रबल में नहीं आऊँगा। फिर हम लोग टेंसाइड ट्रेडिंग कंपनी का ऑफिस देखते हैं जहाँ पर एक बॉस बैठा होता है। वो बॉस बोलता है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पे पैसे लेने के लिए आए, क्योंकि यहाँ पर सू चैन और उसकी सेक्रेटरी आ जाती है। तभी वो बॉस चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम मुझसे पैसा लेना चाहते हो, अगर ऐसी बात है सबसे पहले तुम इस लड़की को एक हफ्ते तक मेरे पास छोड़ दो, उसके बाद मैं सोचूंगी तुम्हें पैसे देने या नहीं, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हें कुछ पैसे देने वाला हूँ। ये बात सुनने के बाद सू चैन को गुस्सा आता है। वो बोलता है क्या बकवास बात कर रहे हो, मैं तुमसे यहाँ पर पैसे लेने के लिए आया हूँ, अगर तुम आज मुझे पैसे नहीं दोगे तुम एक सीरियस ट्रबल में घुस जाओगे। तभी ये बात सुनने के बाद बॉस बोलता है क्या तुम डराने की कोशिश कर रहे हो, आखिर तुम जानते भी हो तुम कहाँ पर बैठे हुए हो। एंड फिर वो अपने साथियों को बोलते हैं कि हमला कर दो। सभी लोग बोलते हैं कि तुमने हमारे डायरेक्टर माँ को गुस्सा दिलाया तो तुम्हें सज़ा मिलने वाली है और ये लिटिल ब्यूटी इसको हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। सू चैन नोटिस कर लेता है कि उसके पास बंदे आ रहे हैं। तभी वो एक बंदे को मुक्का मारता है और एक लात भी देता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो बंदा जाके दूसरों बंदों के ऊपर टकरा जाता है और वो दूर जा गिरते हैं। तभी पीछे से वही बंदा आता है जिसके फादर को सू चैन ने ठीक करा था। वो भागता हुआ आता है कि डॉक्टर सू फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया। तभी उस बंदे को देखने के बाद जो फाइनेंस ग्रुप का जो बॉस होता है वो बोलता है कि मिस्टर वैंग आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आखिर आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ। और जो ये वैंग है वो बोलता है कि आप कहाँ पर चले गए थे, मैं आपको कितने दिनों से ढूंढ रहा था। तभी जो वो बॉस होता है वो उसकी चापलूसी करने लग जाता है एंड वो बोलता है कि वैंग यहाँ पर एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ है, आप मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी जल्दी सब कुछ साफ कर देता हूँ और मैं कुछ लोगों को और बुलाता हूँ जो आसानी से इस बंदे को पीट सके। तभी वो और चापलूसी करते हुए बोलता है कि मिस्टर वैंग हमें माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पर आने वाले हो, वरना मैं आपके लिए अच्छा सा एक मीटिंग रूम भी एडजस्ट करवा लेता। तभी जो मिस्टर वैंग होता है वो इस तरह के सू चैन के पास जाता है एंड वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था कि आप वही डॉक्टर हो जिसने इतना बड़ा कांड गिरा, आपने सच में मेरी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया है और मुझे पता नहीं था कि आप हमारी कंपनी में ही आओगे। तभी डॉक्टर सू का नाम सुनने के बाद बॉस भी हैरान होता है। फिर जो सू चैन होता है वो बोलता है कि क्या आप मुझ पर एक फेवर कर सकते हो, क्योंकि ये कंपनी है ना, ये मेरी पत्नी के 10 मिलियन पैसे रखे हुए है और ये पैसे देने से मना कर रही है, और जब मैं पैसे मांगने के लिए आया तो ये मुझ पर हमला करने के लिए बढ़ गए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद मिस्टर वैंगस्टर थप्पड़ मारता है उस बॉस को एंड वो बोलता है कि बास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डॉक्टर सू के साथ पंगा लेने की। ये देखने के बाद बॉस हैरान होता है एंड वो डर के मारे कांप रहा होता है। वो बोलता है कि मिस्टर वैंग यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मुझे पता नहीं था कि ये बंदा आपके साथ जुड़ा हुआ है। तभी मिस्टर वैंग से लात मारता है एंड वो बोलता है कि जल्दी से जाओ, जो डॉक्टर सू के पैसे तुमने ले रखे हैं फटाफट लेके आओ, वरना मैं तुम्हारी और बुरी हालत करने वाला हूँ। और हम लोग देखते हैं कि जो बॉस होता है वो अपने घुटनों पर रहा होता है एंड वो माफी मांगते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर दें डॉक्टर सू, मुझे पता नहीं था कि आप मिस्टर वैंग के साथी हो, मैं पहले बहुत ज़्यादा एरोगेंट था और मैंने आपको पहचाना नहीं, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। ये लीजिए वो सारे पैसे जो मैंने आपसे उधारे लिए हैं, साथ में मैंने थोड़े बहुत पैसे और एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं क्योंकि मैं आपको थोड़ी रिस्पेक्ट शो करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी जो सू चैन होता है वो बोलता है कि ये सारे पैसे मेरी सेक्रेटरी ली को दे दो। बॉस बोलता है ठीक है। तभी सू चैन बोलता है कि क्या आपके फादर अब ठीक है और मुझे जल्द से जल्द एक पेपर और एक पेन दे दीजिए, मैं आगे की जो भी ट्रीटमेंट होगा वो लिख देता हूँ। ये बात सुनने के बाद मिस्टर वैंग बोलता है जी सर अभी देता हूँ। फिर वो दोबारा बॉस को मारता है एंड वो बोलता है जल्दी से एक पेन और पेपर लेके आओ। और हम लोग देखते हैं कि सू चैन यहाँ पर सारी मेडिकेशन लिखने लग जाता है एंड वो बोलता है कि अगर आप इस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करोगे तो आपके जो फादर है वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, आपको ये 3 बार करना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद मिस्टर वैंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड वो बोलता है कि थैंक यू मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब कुछ देखने के बाद बहुत हैरान होता है एंड वो सोचता है कि आखिर अब मेरा क्या होगा। एंड फिर जो मिस्टर वैंग होता है वो बोलता है कि मैं सब कुछ यहाँ पर हैंडल कर लूँगा। सू चैन बोलता है कि हाँ मैं होप करता हूँ कि आप सब कुछ हैंडल कर लोगे अपने आप से, और ये कहकर वहाँ से जाने लग जाता है। और मिस्टर वैंग बड़े गुस्से के साथ बॉस को देखता है एंड वो बोलता है कि आज से तुम्हारा कोई भी काम नहीं होगा मेरी कंपनी के साथ, मैं तुम्हें फायर करता हूँ। ये बात सुनने के बाद बॉस हैरान होता है एंड वो माफ़ी मांगते हैं कि मिस्टर वैंग मुझे माफ़ कर दो एंड वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी मिस्टर वैंग होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें साथ में ब्लैक लिस्ट भी कर रहा हूँ अपनी कंपनी से, अब तुम्हारा टेंसाई सिटी के अंदर कोई भी काम नहीं है और तुम फ्यूचर में कभी भी यहाँ पर काम नहीं कर पाओगे। ये बात सुनने के बाद बॉस की फट जाती है एंड वो बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक मौका तो दो। बट हम लोग देखते हैं कि वैंग उसे एक भी मौका देता है, वो अपने गार्ड्स को बुलाकर उन्हें बाहर भगवा देता है। फिर उसके बाद जो वैंग होता है वो अपने पास से कुछ निकालने लग जाता है एंड वो बोलता है कि आज मेरे फादर का बर्थडे है और आज हमने एक बैंकेट भी को होल्ड करा है,
अगर अच्छा होगा कि तुम भी वहाँ पर आओ। एंड फिर वो अपना एक स्पेशल कार्ड निकालता है एंड वो बोलता है कि थैंक यू सो मच, आपने इतनी ज़्यादा हमारी हेल्प करी है कि आज हम ये दिन सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। मेरे फादर आपसे ज़रूर मिलना चाहेंगे अपने बर्थडे पार्टी के दिन, अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर आना। वो उसको 2 कार्ड दे देता है एंड वो साथ में बोलता है कि हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि आप हमारे वहाँ पर आओगे। सू चैन अपने मन में बोलता है कि ये तो वही बर्थडे पार्टी है जहाँ पर मेरी पत्नी मैंग हाउ जाना चाहती है। अच्छा है कि ये मेरे पास खुद ही आ गया, सच में मेरा लक तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड फिर वो बोलता है ठीक है मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। एंड वो बोलता है कि अब मुझे मज़ा आएगा। तभी हम लोग देखते हैं कि सूचन वहाँ जाने लग जाता है एंड वो बोलता है कि सेक्रेटरी चलो हम यहाँ से चलते हैं, वैसे भी मैडम विंग हमारा वेट कर रही होगी। ये बात सुनने के बाद जो मिस्टर वैंग होता है वो अपने मन में बोलता है कि ये सेक्रेटरी है मैंग की, इसका मतलब ये ड्रीम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं दोबारा सोचना चाहिए कि मुझे किसी से पार्टनरशिप करनी चाहिए, क्योंकि अगर जिसके साथ सू चैन होगा वो भाई आगे जाके बहुत ज़्यादा ही ग्रो करने वाला है, क्योंकि उसके पास डिवाइन पावर्स है और उसने ही बूढ़े मैंग को भी बचाया था। तो मुझे अपने साइड में से लेना पड़ेगा, इसके लिए मुझे दोबारा सोचनी पड़ेगी कि मुझे किसके साथ पार्टनरशिप करनी है और किसके साथ नहीं। फिर हम लोग मैन फैमिली का हॉल देखते हैं जहाँ पर उसकी मदर बोलती है कि आखिर तुमने क्यों जैंग के साथ लड़ाई कर ली। ये बात सुनने के बाद मैंग हाउ बोलती है कि आपका इससे कोई भी मतलब नहीं है। एंड फिर जो उसकी मदर होती है वो चलाते हुए बोलती है कि आखिर तुम क्या सोच रही हो, तुम्हें पता भी है जैंग फैमिली हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पार्टनर है और उन्होंने ही हमें वादा करा था कि वो हमें बैंकेट में लेके जाएंगे, और तुम उनके साथ इतनी कैजुअली फाइट कैसे करके आ सकते हो? क्या तुम अपना दिमाग खो गई हो? अगर ऐसा हो, अगर लड़ाई हुई और तुम वहाँ पे बैंकेट में नहीं जा पाए तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आखिर तुमने यंग मास्टर क्यों साथ लाया? जल्दी से जाओ उसे मनाओ ताकि वो हमें इनविटेशन दे सके। फिर उसकी मदर बोलती है कि तुम्हें अपने कपड़े चेंज करने चाहिए और यंग मास्टर जैंग को मनाना चाहिए ताकि वो हमारे साथ बैंकेट में जाए। तभी ये बात सुनने के बाद मैंग हाउ का पारा चढ़ जाता है एंड वो गुस्से के साथ बोलते हैं कि मोम, मैंने आपको कितनी बार कहा है कंपनी और मेरे मैटर से दूर रहो, आपको इसमें भी तो जुड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना, तो आप प्लीज़ इन सभी मैटरों से दूर रहो। तभी ये बात सुनने के बाद उसकी मम्मी और भी ज़्यादा भड़क जाती है एंड वो बोलती है कि तुम्हें प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, ना कि उसको बढ़ाना चाहिए, और वैसे भी वैंग फैमिली की इनविटेशन हमें ज़रूर चाहिए। अगर हम वैसा नहीं कर पाए तो हम आगे जाके बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाएंगे, और जैंग फैमिली है जो हमारी मदद कर सकती है। ये बात सुनने के बाद जो मैंग हाउ होती है वो बोलती है कि आप उसकी चिंता मत करो, मैं अपने आप देख लूँगी। तभी गेट खुलता है और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर सू चैन आ जाता है, साथ में सेक्रेटरी भी होती है। सू चैन बोलता है कि आखिर तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो जो तुम इतना शोर शराबा कर रहे हो? तभी पीछे सेक्रेटरी बोलती है कि प्रेसिडेंट मिंग देखो, हमें वैंग फैमिली का इनविटेशन कार्ड मिल चुका है। ये बात सुनने के बाद दोनों माँ बेटी हैरान होते हैं। तभी वहाँ पर उसकी मदर आती है एंड वो बोलती है क्या सच में ये वैंग फैमिली का इनविटेशन है, आखिर ये तुम्हें कहाँ से मिला? तभी सेक्रेटरी बताती है कि सू चैन को ये मिला है और वैंग फैमिली के प्रेसिडेंट ने खुद उन्हें रिस्पेक्ट के साथ ये कार्ड दिया है। ये बात सुनने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं। वो बोलती क्या सू चैन को ये सब कुछ मिला है? तभी उसकी मदर बोलती है कि आखिर इस जैसे बंदा जो कि बाहर कंट्री से आया है, आखिर प्रेसिडेंट वैंग फैमिली का क्यों देगा ये कार्ड? क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो? तभी सेक्रेटरी बोलती है कि मैं आपके साथ कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ सच बता रही हूँ। आप यकीन नहीं करोगे कि सू चैन कितने ज़्यादा रिस्पेक्ट गेन कर चुके हैं प्रेसिडेंट वैंग की। एंड साथ में देखो उन्होंने 10 मिलियन रुपये भी वापस ले लिए हैं चाय ट्रेडिंग कंपनी से, जो कि नामुमकिन जैसा था। तभी सू चैन बोलता है कि आंटी क्या भूल चुके हो कि आपको हमेशा मुझसे बो करना है जब भी मैं आपसे मिलूं। ये बात सुनने के बाद मैंग हाउ भी हैरान होती है कि बो ये कब से होने लग गया। तभी उस चेक को उसकी मदर देखने लग जाती है। वो बोलती है कि ये तो सच में रियल है, क्या तुम्हें कहीं से पढ़ा हुआ मिला है ये? तभी हम लोग देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट मैंग होती है वो सीधा जाके गले लग जाती है सेक्रेटरी से एंड वो बोलती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम फाइनली उस बैंकेट हॉल में जाने वाले हैं और ये इनविटेशन सू चैन लेके आया है, चलो हम बैंगली बैंकेट में जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि उसकी मदर चलाते हुए बोलती है कि नहीं तुम्हें नहीं जाना चाहिए, मैंने तुम्हें पहले कहा ना यंग मास्टर जैंग ही है जो हमें वहाँ तक लेके जा सकते हैं, तो तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं कि मैंग हाउ दोबारा गुस्सा होती है एंड वो बोलते हैं प्लीज़ मेरे रास्ते से हट जाओ और जितने भी मेरे अफेयर्स है मैं खुद संभाल लूँगी, और मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है जैंग से, तो मुझे उससे दूर ही रहना है, और ना ही मैं मुझे फ्यूचर को भी मिलने वाला हूँ। और मैंने पहले ही कहा दिया था कि आप मेरे जितने मेट्रो से दूर रहे और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता जैंग कुछ भी करे। फिर वो बोलती सेक्रेटरी चलो हम यहाँ से जा रहे हैं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सू चैन पीछे से बोलता है नेक्स्ट टाइम जब भी मैं मिलूँ तो आप भूलना मत कि आपको मुझे वो करना है। तभी हम लोग देखते हैं कि ये सब कुछ देखकर उसकी मदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एंड वो अपने अपने बोलते हैं कि सू चैन ये तुमने क्या कर दिया है? आखिर कैसे ये लड़की मुझे ना चुनकर उस लड़की को चुन रही है?
आखिर इसने क्या जादू टोना कर दिया है मेरी बेटी के ऊपर, वरना इतने दिनों के अंदर वो इसके कंट्रोल में कैसे आ गई। सच में यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रही है, मुझे जल्द से जल्द इस भिखारी को घर से बाहर निकालना पड़ेगा। तभी वो पीछे चला के वो बोलती है कि मैं आओ, मैं भी आ रही हूँ, रुको। फिर उसके बाद हम लोग वह फैमिली का ग्रैंड होटल देखते हैं जहाँ पर सभी लोग आ रहे होते हैं और बहुत अच्छे से कपड़े पहन रखे होते हैं। यहाँ पर मैंग हाओ और सू चैन भी पहुँच जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे हो रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कुछ लोग जैंग को इकट्ठा करके खड़े होते हैं एंड वो बोलते हैं कि आपके साथ मिंग क्यों नहीं है, क्या वो आपके साथ नहीं आएगी। तभी जैंग बोलता है कि मैं उस लड़की के साथ थक चुका हूँ, अब वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रही कि वो मेरे साथ रह सके। ये बात सुनने के बाद जो मैंग हाओ है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो रही होती है मन मन में। मैंग हाओ की मदर बोलती है कि तुम लोग बिजनेस वर्ल्ड को नहीं जानते हो, इसके अंदर हमें अडेप्ट होना पड़ता है और फ्लेक्सिबल भी होना पड़ता है। फिर वो चिल्लाते हुए बोलती है कि यंग मास्टर जैंग, काफ़ी टाइम हो गया आपसे मिले हुए, और जो मैंग हाओ है वो आपके बारे में डेली बात करती रहती है, आप क्यों ना हमारे घर पे मिलने के लिए आओ। तभी उसे देखने के बाद जो जैंग होता है वो बोलता है आंटी जिन आप हो क्या। फिर जो लोग वहाँ पर खड़े होते हैं वो बोलते हैं कि प्रेसिडेंट मिंग, क्या आप बिना इन्विटेशन यहाँ पर क्या कर रहे हो। सच में क्या आप यहाँ पर ब्रदर जैंग से बात करने के लिए आए हो ताकि वो आपको इन्वाइट कर सके। ब्रदर जैंग ही है जो आपको बैंकेट हॉल तक लेके जा सकते हैं, बट आप क्या इतनी ज्यादा बेशरम हो चुकी हैं। फिर जैंग बोलता है कि मिंग हाओ, तुमने जो भी मेरे साथ करा है उससे मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, बट तुम्हारी मदर के बहुत ज़्यादा अच्छे इंटेंशन है। अगर तुम अब मुझसे माफ़ी मांगते हो तो मैं तुम्हें अंदर ज़रूर लेकर चला जाऊँगा, तो इसलिए जल्दी से माफ़ी मांगो। तभी मिंग हाओ बोलती है कि यंग मास्टर, मैं जानती हूँ कि आप कितने ज़्यादा कमीने इंसान हो, बट अपना कमीनापन यहाँ तो मत दिखाओ। ये बात सुनने के बाद उसकी मदर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एंड वो बोलते हैं मिंग हाओ ये क्या बकवास कर रहे हो, जल्दी से माफ़ी मांगो। ये यंग मास्टर जैंग है, तुम्हें ज़रूर इनको एक मसाज देनी चाहिए ताकि वो आसानी से मान जाए। पर मिंग हाओ ऐसा कुछ भी नहीं करती और वहाँ से चलने लग जाती है। ये देखने के बाद सभी लोग शॉक होते हैं कि मिंग हाओ ऐसी कब बन गई। तभी वहाँ पर सू चैन आता है एंड वो बोलता है कि जैंग, मैंने मेडिसिन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है साल भर के अंदर, और मुझे आपके जो सिम्टम्स दिखे हैं उससे पता चलता है कि आपको किडनी डेफिशिएंसी है। इसके साथ साथ मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि दोबारा कभी भी अपने पैंट के अंदर मूतना मत। और ये सारे सिम्टम्स यही शो कर रहे हैं कि आपको किडनी डेफिशिएंसी है, तो आपको अपने लिए जल्द से जल्द इलाज करवाना चाहिए। ये बात सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं एंड वो बोलते क्या सच में जैंग ने अपनी पैंट के अंदर मूत दिया है, क्या सच में उसे किडनी डेफिशिएंसी है, क्या वो इतना बड़ा होकर अपने पैंट में मूत रहा है और इसी के कारण ही मिंग हाओ से दूर है, क्या ये बात सच है। और सभी लोग उस पर ताने कसने लग जाते हैं। ये देखने के बाद जैंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो बोलता है सू चैन, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि सेक्रेटरी अपने कार्ड को लेकर जाकर वेट्रेस के पास जाती है एंड वो बोलती है कि हमें इनवाइट करा गया है इस बैंकेट को अटेंड करने के लिए और ये हमारा इनविटेशन लेटर है। ये सब कुछ देखने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं कि आखिर कैसे मैंग हाओ के पास इनविटेशन कार्ड आ चुका है। तभी जो वेटर होता है उस इनविटेशन कार्ड को देखने के बाद बोलते हैं कि इस स्टाइल का जो इनविटेशन कार्ड वो मैंने आज तक नहीं देखा है, इसलिए मुझे माफ कर देना। अभी के टाइम पे मैं अपने मैनेजर के पास जा रहा हूँ और उसके बारे में पता लगाता हूँ, उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हो, तब तक के लिए आप यहाँ पर वेट करिए। यह बात देखने के बाद जितने भी लोग वहाँ पर खड़े होते हैं वे सभी लोग हंसने लग जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि जो प्रेसिडेंट मिंग है वो तो कमाल की है, वो इनविटेशन नहीं पा पाई तो इसलिए उन्होंने एक फेक इनविटेशन कार्ड बनाया और ताकि वो यहाँ पर आ सके। सच में एक आदमी कितना ज़्यादा गिर चुका है एक बैंकेट हॉल में जाने के लिए और सभी लोग उन पर हंस रहे होते हैं। तभी जैंग वहाँ पर आता है वो बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग बात है, अगर आज तुम मेरी गर्लफ्रेंड होती तो तुम जरूर अंदर जा सकती थी। तभी उसकी मदर उसके पास जाती है एंड वो बोलती कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम इस बंदे के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, फिर भी तुमने मेरा विश्वास नहीं करा। अभी भी टाइम है, मास्टर जैंग तुम्हारे लिए फील करते हैं, क्यों ना तुम उसके पास चले जाओ। तभी जो महंगा होते हैं वो बोलते हैं मोम मुझसे दूर हो जाओ, और मैंने कितनी बार कहा दिया कि आप मेरे जितने भी अफेयर हैं उनसे दूर रह रहे हो। फिर वो बोलती है कि जैंग मेरे पास के अंदर मैं सिर्फ तुम्हें इतने रिस्पेक्ट करती थी क्योंकि तुम मेरे पार्टनर थे, और बिजनेस पार्टनर होते हुए मैंने तुम्हारी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करी है। और जो आज तुमने कार के अंदर काम करा है मैंने तुमसे सिर्फ इतना ही कहा था कि तुम अपने पैंट को बदल के आ जाना, उसके बाद हम मिल लेंगे, बट तुमने मुझ पे सारा ब्लेम डाल दिया और तुम मेरी डिसरिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो। तुम जैसे कमीने इंसान के साथ तो मुझे अच्छे से बात करनी नहीं चाहिए, और तुम इस काइंडनेस को डिजर्व भी नहीं करते हो। ऐसा कहकर वो उसे मिडिल फिंगर दिखा देती है एंड वो बोलते सच में तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा हंसी आ, जब तुमने अपनी पैंट में मूत दिया था। ये देखने के बाद सेक्रेटरी और उसकी मदद दोनों हैरान होते हैं एंड वो बोलते हैं प्रेसिडेंट मिंगी कैसा रिस्पॉन्स कर रही है। ये देखने के बाद जैंग की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है एंड वो बोलते यू तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कैसे हुई। तभी वो उसे मारने के लिए बढ़ता है एंड वो बोलता है कि लगता है तुम अपनी मौत को ढूंढ रही हो। तभी बीच में हम लोग देते सू चैन आ जाता है और वो उसके हाथ को पकड़ लेता है एंड वो बोलता है कि यंग मास्टर जैंग आपको किडनी डेफिशिएंसी है, आपको उसका इलाज चाहिए। अगर हमने ये बात आपको बता दी इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप हम पे मारने के लिए आओगे।
अगर आपने हाथ उठाया तो आप जेल भी जा सकते हो, क्या आपको इस बारे में पता नहीं है? तभी जैंग अपने हाथ को छुड़ाता है, वो बोलता है सूचन तुम फिर से मेरे बीच में आ गए, तुम्हें क्या सच में लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो तुम्हें लोग बचा लेंगे? बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आज तुम्हारी बहुत ज़्यादा बुरी हालत होने वाली है। फिर वो अपने बॉडीगार्ड्स को बोलता है कि जल्दी आओ, सूचन को पकड़ लो। बहुत सारे बंदे सूचन की तरफ बढ़ भी रहे होते हैं उसे पकड़ने के लिए। तभी पीछे से वो चिल्लाता है, वो बोलता है किसकी हिम्मत होगी जो हमारी वैंग फैमिली के होनर गेस्ट को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। तभी जैंग चिल्लाते हुए बोलता है कि यही वो बंदा है जो मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और मैं आपका होनर गेस्ट हूँ वैंग फैमिली से। तभी हम लोग देखते हैं कि जैंग के ऊपर कंधे पे कोई हाथ रखता है और ये बॉडीगार्ड होते हैं, और जैसे ही जैंग पीछे की तरफ मुड़ता है वे सारे बॉडीगार्ड जैंग के हाथ को तोड़ देते हैं एंड वो बोलते हैं कि यही है हमें जो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। ये सुनने के बाद जैंग हैरान होता है एंड वो बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो? मैं वैंग फैमिली से हूँ, तुम्हारा गेस्ट, तुम्हें आखिर ये क्या कर रहे हो? तभी जो बंदा अंदर से आ रहा होता है वो असल में एक मैनेजर होता है एंड वो बोलता है कि मुझे माफ़ करना आपका वेट करवाने के लिए, और एक्सक्यूज़ मी क्या ये इनविटेशन कार्ड आपका था? और वो मिंग हाओ के पास जाता है। मिंग हाओ बोलते कि हाँ ये हमारा ही था। मैंग अपने मन में बोलती है कि ये वैंग फैमिली का एटीट्यूड इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो गया और वो इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ क्यों बात कर रहे हैं, आखिर इस इनविटेशन में क्या सीक्रेट छुपा हुआ है? तभी जो मैनेजर आया हुआ था वो बोलता है कि अपोलॉजी, मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था कि हमारे जो ओनर गेस्ट थे उनके साथ इतना ज़्यादा बुरा काम हो जाएगा और कुछ लोग उन्हें परेशान करने लग जाएंगे, प्लीज़ हमें माफ़ करिए और हमारे साथ चलिए, और पहले जो हुआ उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। ये बात देखने के बाद जो जैंग होता है वो हैरान होता है, वो बोलता है क्या ये होनर गेस्ट है? जितना मुझे याद है कि मैं इन किसी भी बंदे को नहीं जानते और ये कह रहे हैं कि जो मैंग हाओ है वो इनकी स्पेशल गेस्ट है। मदर बोलती है कि आखिर हम होनर गेस्ट क्यों बोल रहे हैं, आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये इनविटेशन रियल है। सेक्रेटरी बोलते कि मैंने पहले ही कहा था कि इनविटेशन रियल है और प्रेसिडेंट वैंग ने खुद ने सूचन को दिया था, और सूचन पीछे पीछे आ रहा होता है। मैंग हाओ अपने मन में सोच रही होती है कि ये इनविटेशन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, आखिर ये बंदा ओल्ड मैन को कैसे जानता है, तभी तो इतनी ज़्यादा उसे रिस्पेक्ट मिल रही है। तभी वो मैनेजर बोलता है कि यंग मास्टर जैंग, आपने आज बहुत बड़े वाला ऑफेंस करा है, आपने हमारे स्पेशल गेस्ट वैंग फैमिली के स्पेशल गेस्ट को डिसरिस्पेक्ट करा है, इसलिए आपको और आपकी पूरी फैमिली को ब्लैक लिस्ट करा जाता है वैंग फैमिली की तरफ से, और आगे से आपका कोई भी बिजनेस हमारे साथ नहीं होगा। ये बात आप अपने सीनियर्स को कह देना और फ्यूचर में कभी भी हमारे रास्ते में मत आना। ये बात सुनने के बाद जो जैंग होता है वो भी हैरान होता है, वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे ऐसे डराने की, तुम आगे जाके बहुत ज़्यादा पछताओगे। फिर वो मैनेजर अपने मन में सोचता है कि ये कार्ड उनके पास था, आखिर ये कितने ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ऐसे सिर्फ 3 ही कार्ड बने हैं और तीसरा कार्ड इनके पास है। अगर वो इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं इसका मतलब ये बंदा कुछ बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है, और ये कार्ड बिल्कुल ही फैमिली के हेड के जितनी इक्वल रखती है। इसका मतलब ये ब्लैक कार्ड अगर इनको मिला है, इसका मतलब सूचन की जो आइडेंटिटी है वो बहुत ज़्यादा खास है। फिर हम लोग बैंकेट हॉल का देखते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और वहाँ पर वे सभी लोग जा रहे होते हैं। तभी एक वेटर बोलता है कि आप होनर गेस्ट हो तो आप यहाँ पर आ जाइए। तभी वहाँ पर एक बंदा और बैठा होता है, वो बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैंग फैमिली भी इतनी क्वालिफाई होगी कि वो फ्रंट रो में बैठेगी। मैंग बोलते हैं कि फिर से मिले हम जाओ, और जाओ वही फैमिली है जो दिन प्रॉब्लम खड़ी कर रही थी जब ओल्ड मैन मर चुका था। तभी जाओ बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा बुरी बात है कि ओल्ड मैन बच गया और वो मरा नहीं, वरना आज तुम्हारा ड्रीम ग्रुप बिल्कुल खत्म हो जाता। बट कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तुम सभी लोग मरने वाले और तुम इस चीज का विटनेस करोगे कि जाओ फैमिली कितनी ज्यादा ग्रेट है। ये बात सुनने के बाद मैंग को गुस्सा आ रहा होता है, और जो सूचैन होता है वो अपने मन में बोलता है कि यही पर्सन है जाओ जिसने पॉइजन दिया था। तभी मैंग बोलती है कि सेक्रेटरी जल्दी से वो गिफ्ट लेके आओ जो हमने मिस्टर वैंग के लिए मंगवाया है। सेक्रेटरी बोल जी रेस्टोरेंट मिंग अभी लाती हूँ मैं। एंड वो बोलती है कि अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है और अभी भी हमारे पास चांस है उस कॉन्ट्रैक्ट को जीतने का। जाओ बोलता है कि अपने सपने में ऐसा सोचना, बिजनेस जितना तुम समझते हो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तुम्हें अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए और ये मुझे मिलने वाला है। तभी हम लोग देखते हैं कि एल्डर वैंग वहाँ पर आ रहे होते, सभी लोग एल्डर वैंग को कंग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं। साथ में वे सभी लोग बोल रहे होते हैं कि हमने मास्टर जाओ के बारे में सुना है कि वो वैंग फैमिली के साथ कोऑपरेट करने के लिए मान गए हैं और वो आगे जाके ही डील को साइन करने वाले हैं और ये बिग अनाउंसमेंट आज के दिन वो करने वाले हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि जाओ वहाँ पर जाता है एंड वो बोलता है जाओ बोलता है कि एल्डर आज आपका बर्थडे है इसलिए मैंने आपके लिए स्पेशली एक विला लिया है जो कि स्काई नंबर 1 में है। सभी लोग बात करने लग जाते हैं, स्काई नंबर 1 सबसे महंगी जगह है और वो रिसेंटली बनी है। उसकी एक एक दीवारें, उसकी एक एक पत्थरें बहुत ज़्यादा ही शानदार है क्योंकि सबसे बड़े आर्किटेक्चर से उन्होंने बनाया है। साथ में वो बहुत ज़्यादा महंगी है। इसका मतलब अगर जाओ फैमिली ये गिफ्ट वैंग फैमिली को दे रही है इसका मतलब उनकी कोऑपरेशन डील हो चुकी है और वो सिर्फ इसको यादगार मना रहे हैं। एंड फिर जाओ बोलता है ये सिर्फ एक टोकन है रिस्पेक्ट शो करने का। तभी हम लोग देखते हैं कि मैंग भी उठती है एंड वो बोलते हैं कि ड्रीम ग्रुप की तरफ से मैं भी आपके लिए कुछ लेके आई। ये एक मास्टर पीस है जो कि मास्टर क्याओ ने बनाया है और वो एक तरह का ब्रेसलेट होता है। फिर सभी लोग हैरान हो जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि जो मास्टर क्याओ हैं वो बहुत ज़्यादा ही बड़े वाले मास्टर हैं और वो
जो भी चीज़ बनाते हैं वो बिलियंस की होती है। सच में ये गिफ्ट तो बहुत ज़्यादा कमाल का है। ये बात सुनने के बाद शू चैन अपने मन में बोलता है कि ये ओल्ड मैन के बारे में जानते नहीं, वो सिर्फ अपने फ़न के लिए दारू पी के कुछ भी चीज़ें बना देता है, और ये लोग कह रहे हैं कि वो 1 बिलियन के आसपास की है। सच में पागल हो चुके हैं, कोई भी नहीं जानता कि मेरे मास्टर कैसे हैं। सच में वो आदमी तो बेवड़ा है, और वो कुछ पैसों के लिए इन चीज़ों को मनाता है, और लोग इसको इतना ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। मिंग आओ के ये गिफ्ट देखने के बाद जो जाओ होता है वो बोलता है कि अब की बार तुमने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए प्रेसिडेंट मिंग। तभी जो ओल्ड मैन वैंग होता है वो बोलता है कि थैंक यू सो मच सभी लोगों का सपोर्ट करने के लिए, और आज का दिन बहुत ज़्यादा ही वंडरफुल है क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और आज के दिन ही मैं बहुत बड़ी वाली अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। ये बात सुनने के बाद सभी लोग हैरान से हो जाते हैं और ध्यान से ये बात सुनने लग जाते हैं, एंड सभी लोग अपने मन में बोलते हैं कि अभी पता चलने वाला है कि आखिर वैंग फैमिली किसके साथ नया बिजनेस करने वाली है और उनका कौन नया पार्टनर बनने वाला है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ओल्ड मैन वैंग होता है वो बोलता है कि बट उससे पहले मैं एक बंदे का थैंक यू करना चाहता हूँ क्योंकि एक बंदे ने मेरी लाइफ को बचाया है, उसी की वजह से आज का दिन मैं अपने सेलिब्रेट कर पा रहा हूँ, यानी कि मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर पा रहा हूँ आप सभी लोगों के साथ। और फिर वो एक गिलास लेके टोस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। तब ये सब कुछ देखने के बाद जो जाओ होता है वो अपने मन में बोलता है अगर किसने एल्डर वैंग को बचाया है, और प्रेसिडेंट मिंग भी यही सोच रही होती है आखिर किसने ये करा है, और वो सीधा जाके सू चैन की तरफ बढ़ रहा होता है, एंड फिर वो बोलता है ये पर्सन वो है। तभी ये सब कुछ देखने के बाद मैंग हाओ अपने मन में बोलती है आखिर ये एल्डर वैंग सू चैन की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, क्या सच में सू चैन ने इस बंदे को बचाया है। फिर हम लोग देखते हैं कि सू चैन किसी और चीज़ की तरफ देख रहा होता है, एंड वो अपने मन में बोलते हैं कि मैंने स्पिरिचुअल पावर को ट्रेस करा है और ये बहुत ज़्यादा ही रेयर बात है। तभी वो उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है, एंड वो बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी मुझे कहीं पर जाना है, एंड वो अपने मन में बोलता है कि ऐसी स्पिरिचुअल पावर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, अगर ये मेरे हाथ में आ गई तो काफ़ी अच्छी बात है, और ये किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन के हाथ में बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए, मुझे इसे चेकआउट करना चाहिए। ये देखने के बाद जो ओल्ड मैन वैंग होता है वो भी हैरान होता है, एंड वो अपने मन में बोलता है कि ये डॉक्टर सू आखिर इसका क्या मतलब है, क्या वो मेरे साथ एक जाम भी नहीं लगाना चाहते, क्या मैं इसके लिए क्वालिफाइड भी नहीं हूँ। फिर वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं सोच कर देखूँ कि एक बेस्ट डॉक्टर जो कैपिटल के अंदर है उसने मेरी इलनेस को ठीक करा, जिसको ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और ऑर्डिनरी बंदा उसको बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकता, बट इसने अपनी स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करते हुए उस नीडल में डाला और मुझे ठीक कर दिया। और ऐसी पावर और ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल सिर्फ ग्रैंड मास्टर या फिर उसे हाई लेवल के बंदे ही कर सकते हैं, और हो सकता है कि वो मुझे कैपेबल ही न माने कि मैं उनके साथ टोस्ट कर पाऊँ। कोई बात नहीं, मैं उनकी वाइफ के साथ ही कर लेता हूँ क्योंकि मैं उनसे ऑफेंड बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि वो इतने बड़े मास्टर जो हैं। और फिर वो प्रेसिडेंट मैंग के पास जाता है, एंड वो बोलता है कि यंग प्रेसिडेंट मिंग मैं आपके साथ टोस्ट करना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद जो प्रेसिडेंट मिंग होते हैं वो बोले आप बहुत ज़्यादा काइंड हो, और ये देखकर जाओ कि बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। और हम लोग देखते हैं दूसरी तरफ सू चैन उस चीज़ के पास पहुंच जाता है, एंड वो अपने मन में बोलता है जितना मैं क्लोजर जा रहा हूँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसके अंदर से और भी पावर रिलीज हो रही है, और साथ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कर्ज है, मुझे पता लगाना पड़ेगा कि इसके पीछे कौन है और कौन है जो किसी को तकलीफ पहुँचाना चाहता है। फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो बोलता है कि मुझे ओल्ड मास्टर को बचाना होगा क्योंकि ओल्ड मास्टर वैंग अभी खतरे में है, कोई उन पे अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहता है, और फिर वो अपनी पावर को रिलीज करता है जिसकी वजह से जितनी भी कर्ज टेक्निक्स होती है वो सारी दूर हो जाती है उस गिफ्ट के अंदर से। एंड वो बोलता है कि मैं यहाँ पर हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दूँ। एंड वो अपने मन में बोलता है कि आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा है तो सभी लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए, और मैंने आज बहुत कुछ पाया है, और साथ में मैंने एक कर्स ओरा को भी हटाया है, मुझे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि आखिर ये चीज़ कहाँ से आई है और इसके अंदर से ये कर्स ओरा कहाँ से आया है, क्योंकि इतना ज़्यादा हार्मफुल जो कर्स है वो आसानी से नहीं मिलता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वैंग और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे होते हैं, एंड ये सब कुछ देखने के बाद जो जाओ होता है वो मन में बोलता है कि आखिर कब से जो मैंग फैमिली है वो वैंग फैमिली के ज़्यादा क्लोज आ चुकी है। एल्डर वैंग सच में यहाँ पर मैंग हाओ को रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं और उनके साथ टोस्ट भी करा पर्सनली है, तो काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है। क्या ये हमारी जो कॉम्पिटिशन है वो नहीं होने वाली है? अगर वैंग फैमिली का सपोर्ट हमें नहीं मिला तो बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है, अगर आज हमें वो सपोर्ट मिल गया तो हम वैंग फैमिली को ख़त्म कर सकते हैं। फिर वो बोलता है कि पर पहले उसके बेटे के साथ मैंने प्रोबली एग्रीमेंट कर लिया था कि वैंग फैमिली हमारे साथ ही कोलैब करने वाली है, बट आखिर ये क्या हो रहा है? क्या हमारी कॉम्पिटिशन नहीं होने वाली है? क्या वो एक्सपीरियंस ग्रुप के साथ करने वाले हैं? तभी जो प्रेसिडेंट वैंग होता है वो बोलता है कि चलो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि आखिर कौन है जो हमारी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने वाला है। फिर वो बताता है कि मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं कोऑपरेट करना चाहता हूँ मैंग फैमिली के साथ, और ये हमारे फ्यूचर पार्टनर्स होने वाले हैं। और इसी साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि जो जाओ फैमिली वो भी बहुत ज़्यादा शानदार थी,
और वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल भी थी हमारे साथ काम करने के लिए, बट अब की बार हम मैंग हाओ को चुन रहे हैं। ये बात सुनने के बाद जो जाओ होता है उसके पैरों के नीचे ज़मीन हिल जाती है एंड वो बोलती है कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। और ये बात सुनने के बाद जो मैंग हाओ होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एंड सभी लोग खुश हो रहे होते हैं कि उनको ये डील मिल चुकी है। और साथ में जो ओल्ड मैन वैंग होते हैं वो बोलते हैं कि, और साथ में वो जाओ फैमिली का भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि वो यहाँ पर आए, उन्होंने इतना अच्छा गिफ्ट दिया और वो आगे जाके और भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे जहाँ पर वो उनके साथ काम कर पाए। बट अभी जो ब्यूटी का डिपार्टमेंट है उसके साथ वो मैंग हाओ को चुनते हैं एंड वो अपने मन में सोचता है कि जो ड्रीम ग्रुप की जो स्ट्रेंथ है ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर, उसके अंदर अगर मैं कंपेयर करूँ एक्सीलेंट ग्रुप के साथ वो थोड़ी कम है। बट अभी के टाइम पर मैं किसी भी हालत में डॉक्टर सू को अपने साथ मिलाना चाहता हूँ, इसलिए मैं अभी मैंग हाओ को चुन रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लोज है डॉक्टर सू के साथ में। अगर मुझे रियल में कोई पार्टनर चुनना होता तो मैं जाओ फैमिली को ही चुनता। ये सब कुछ देखने के बाद जो जाओ होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि वैंग ये तू क्या कर रहा है, सच में तुमने मुझे पागल बना दिया, लगता है मुझे अपने एस के पत्ते को बाहर निकालना पड़ेगा जिससे सब सारा खेल पलट जाएगा। हेड बोलता है कि मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने इतना ज़्यादा सोचा। और जो मैंग हाओ होती है वो अपने मन में सोचती है कि कोऑपरेशन अब गिर चुकी है बट अभी भी जाओ फैमिली कोई गिफ्ट देना चाहती है। क्या जो ली जाओ है वो काइंड हार्टेड है या वो कुछ दिखाना चाहता है? तभी जाओ बोलता है कि जल्दी से वो सामान लेके आओ और उसका जो वेटर होता है वो सामान को लेके आ रहा होता है और ये वही सामान है जिसके अंदर से कर्स एनर्जी हटाई थी सू चैन ने। फिर वो कपड़े को हटाते हुए बोलता है कि मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट करके ये आर्टिफैक्ट बनाया हुआ था जो कि 100 ऑफ मिलियंस का बना हुआ है और मैंने ये एग्रीमेंट भी करा था कि सिर्फ ये एल्डर वैंग के लिए ही है, अगर कोई भी से बंदा इस्तेमाल करता है तो उसके कुछ भी काम नहीं आएगा। और आज के दिन मैं आपको ये देना चाहता हूँ ताकि आपको एक अच्छा फॉर्चुनेट मिले और आपकी किस्मत और ज़्यादा खुल जाए और आपको जो चाहिए वो लाइफ में मिल जाए। ऐसे करके वो उस कपड़े को हटाता है और वहाँ पर एक सोने का मेंढक का कुछ सीन होता है और ये एक आर्टिफैक्ट होता है। फिर साथ में वो ये बोलता है कि साथ में मैंने इसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को एनहेंस करवाया है और अब तक किसी ने भी इसको टच नहीं करा है, तो जो इसके अंदर स्पिरिचुअल हो रहा है वो सारा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। आप इसे छूकर उस सारे स्पिरिचुअल बेनिफिट को ले सकते हो। ये बात सुनने के बाद वैंग भी हैरान, उसे इतना अच्छा गिफ्ट मिला है। वैंग उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है कि मिस्टर जाओ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस मोल्ड मैन को बहुत ज़्यादा ही मदद करी है, सच में मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और उसे टच करने के लिए जाता है तभी जाओ हंसने लग जाता है एंड वो अपने मन में सोचता है कि मैंने इसके अंदर स्पेशल कास्ट करवाया है एक स्पेल का, जैसे ही तुम इसको छू लोगे तुम मेरी सारी बात मानने लग जाओगे और तुम मेरे जितने भी फैसले हैं उसको मानोगे। अगर एक बार वैंग इसको टच कर लेता है तो ये डील क्या चीज़ है, मैं पूरी वैंग फैमिली के ऊपर कब्जा मार सकता हूँ और सारा सामान मेरा हो सकता है और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। तभी हम लोग देखते हैं कि वो बूढ़ा वैंग उसको टच कर लेता है एंड वो बोलता है कि एल्डर वैंग मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ है और सच में गिफ्ट तो कमाल का है। तभी वो सामान को उठा लेता है एंड वो बोलता है कि ये तो कमाल का है और जाओ खुश हो रहा कि उसने सारा प्लान सक्सेसफुल कर लिया है। तभी वो बोलता है कि मास्टर वैंग आपने क्या बोला, मैं ढंग से सुन नहीं पाया, क्या आपने कहा कि आप मेरे साथ कोऑपरेशन करना चाहते हैं, यानी कि जाओ फैमिली के साथ कोऑपरेशन करना चाहते हो? ये बात सुनने के बाद वैंग बोलता है कि ये आप क्या कह रहे हो मिस्टर जाओ, क्या आपके कान खराब हो चुके हैं? आप इतने यंग हो फिर भी आपके कान खराब है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। ये बात सुनने के बाद जाओ हैरान हो जाता है एंड वो उसे कंधे से पकड़ लेता है एंड वो बोलता है क्या तुम अपने माइंड को चेंज नहीं करने वाले हो? तभी हम लोग देखते हैं कि वैंग को गुस्सा आ जाता है एंड वो उसे दूर करते हुए बोलता है कि क्या आपने अपना दिमाग खो दिया है मिस्टर जाओ, आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तभी वो अपने बॉडीगार्ड्स को बुला लेता है जो कि जाओ को पकड़ लेते हैं। जाओ बोलता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये क्या हो रहा है? तभी जो वैंग होता है वो बोलता है कि गार्ड्स इसे बाहर भगा दो और इसको थोड़ी बहुत हवा ववा दो बाहर की, इसका दिमाग खराब हो चुका है। तभी जाओ बोलता है कि मुझे छोड़ दो एंड वो अपने मन में बोलता है कि मैंने बिलियंस में पैसे खर्च करे ताकि एक मास्टर इसके ऊपर स्पेल लगा सके और ये काम नहीं कर, आखिर क्या चीज़ है? एंड वो अपने मन में सोचता है कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं कि सभी लोग बात करने लग जाते हैं, आखिर जाओ के साथ क्या हुआ, अचानक वो इतना ज़्यादा पागल क्यों हो गया, आखिर उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मैंग हाओ उसकी मदर और सेक्रेटरी अभी भी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। उसकी मदर बोलती है कि मैं जानती थी मेरी डॉटर बहुत ज़्यादा बेस्ट है और सेक्रेटरी बोलती है कि सच में आपने जितनी ज़्यादा मेहनत करी थी सब कुछ आपको मिल चुका है प्रेसिडेंट मिंग, आपने कमाल कर दिया। तभी वैंग बोलता है कि आप मुझे माफ़ कर देना कि यहाँ पर जो भी कंफ्यूजन हुई है, अब सभी लोग अच्छे से बैंक्वेट को एंजॉय कर सकते हो अपने मजे के साथ। मैंग हाओ अपने मन में सोचती है आखिर यहाँ पर जाओ के साथ अचानक क्या हुआ, ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर आत्मा आ गई हो। तभी वो देखती है कि सूचन वहाँ पर आ जाता है एंड वो अपने मन में बोलते कि सूचन आखिर तुम कहाँ पर गए हुए थे, अचानक तुम आए और अचानक तुम चले भी गए, आखिर क्या चीज़ हो रहा है। तभी वो सूचन से पूछ लेती है आखिर तुम कहाँ पर गए थे। सूचन बोलता है कि मैं अभी रेस्ट रूम की तरफ गया था। तभी
मैंग हाउ बोलती है कि अभी अभी वैंग फैमिली ने अनाउंस करा है कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करने वाले हैं, यानी कि हमारे ड्रीम ग्रुप के साथ कोऑपरेट करने वाले हैं। और मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो जाओ एक्सीलेंस ग्रुप है उनकी अच्छे से डील हो चुकी थी वैंग फैमिली के साथ, पर अचानक उन्होंने इस डील को तोड़ा है। आखिर ये अचानक क्यों अनाउंसमेंट करी होगी? सूचन बोलता है कि शायद हमारी किस्मत ज़्यादा ही अच्छी है प्रेसिडेंट मी, वैसे आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको ये डील मिल चुकी है। तभी मैंग हाउ बोलती है कि क्या तुम इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते? सूचन बोलता है कि क्या आप ये सोच रहे हो कि मैं आपके लिए गुड डील लेके आया हूँ? अगर ऐसी बात है तो आप मुझे एक अच्छा डिनर करवा सकते हो जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा महंगी डिश खाने वाला हूँ। तभी उसकी मदर बोलती है कि मैंग हाउ, तुम अपना सारा मेहनत इस बंदे को क्यों दे रहे हो? जरूर तुम्हारे ग्रैंडफादर ने किसी अपने ओल्ड फ्रेंड से बात करी होगी और उन्होंने ये तुम्हारे लिए ये डील क्रैक करवा दोगी, इसमें कोई लक की बात नहीं है। ये बात सुनने के बाद मैंग हाउ बोलती है कि ग्रैंडफादर के कोई पुराने फ्रेंड, जब ग्रैंडफादर बिल्कुल ठीक थे, वो फिर भी वैंग फैमिली के साथ कोऑपरेट करना चाहते थे, बट वो कभी भी कोऑपरेट नहीं कर पाए। और आप कह रहे हो कि वो ये सब कुछ कर सकते, क्या सच में उनके पास ऐसा कोई फ्रेंड है जिसके पास इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्फ्लुएंस है? तभी उसकी मदर बोलती है कि शायद तुम अपने ग्रैंडफादर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। फिर वो बताती है कि जो हमारी मैंग हाउ फैमिली है वो असल में बहुत बड़ी फैमिली है जेंसाई सिटी के अंदर, और हमारे वहाँ पर एक मेन ब्रांच भी है। बट जब तुम्हारे ग्रैंडफादर जवानी में थे, उन्होंने उस फैमिली को छोड़ दिया था और वो वहाँ से चले गए थे। अगर वो दोबारा जाकर वहाँ से कुछ मदद मांगे तो उसके सामने वैंग फैमिली तो कुछ भी नहीं है, और वो चुटकियों में वैंग फैमिली के साथ तुम्हारी डील करवा सकते थे। ये बात सुनने के बाद जो मैंग हाउ होती है वो बोलती है कि मैंग फैमिली इतनी ज़्यादा ताकतवर है, कभी भी मैंने इस बारे में नहीं सुना था।